नमस्कार साथियों, जीबी यथार्थ एकेडमी के डिजिटल मंच पर आपका हार्दिक स्वागत है। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के अंतर्गत अपन ने कल पढ़ा था कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन 1929। 1929 में कांग्रेस का अधिवेशन लाहौर में हुआ था और इस अधिवेशन के अध्यक्ष थे जवाहरलाल नेहरू। कांग्रेस का बहुत ही महत्वपूर्ण अधिवेशन था क्योंकि इसी अधिवेशन में कांग्रेस ने अपना लक्ष्य पूर्ण स्वराज बनाया था। इसी अधिवेशन में कांग्रेस ने अपना लक्ष्य पूर्ण स्वराज बनाया था और जवाहरलाल नेहरू ने इसी अधिवेशन में कहा था मैं समाजवादी हूं और मैं गणतंत्रवादी हूं। ये क्वेश्चन आ चुका है, फर्स्ट ईयर में ये क्वेश्चन आ चुका है, मैं समाजवादी हूं किसने कहा था। इस पर दो तरह से क्वेश्चन आ चुका है ना। एक तो कि मैं समाजवादी हूं किसने कहा था, जवाहरलाल नेहरू ने कहा था, है ना। 1929 में कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में ये किसने कहा था, जवाहरलाल नेहरू ने कहा था। लेकिन इसी पर दूसरे प्रकार से जो क्वेश्चन आया हुआ है कि मैं समाजवादी हूं, इस नाम से पुस्तक की रचना किसने की थी। ध्यान रखना साथियों, स्वामी विवेकानंद समाज सुधारक थे, आधुनिक भारत के समाज सुधारक थे स्वामी विवेकानंद। उन्होंने मैं समाजवादी हूं नाम से पुस्तक की रचना की थी। तो ध्यान रखना, जवाहरलाल नेहरू ने लाहौर अधिवेशन 1929 में कहा था मैं समाजवादी हूं और मैं गणतंत्रवादी हूं, और कांग्रेस का लक्ष्य बनाया था पूर्ण स्वराज। क्योंकि 1929 से पहले कांग्रेस का लक्ष्य क्या था, अधिराज्य, उसके पहले स्वराज। लेकिन 1928 में कांग्रेस के नेताओं ने मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में नेहरू रिपोर्ट प्रस्तुत की थी। नेहरू रिपोर्ट में कांग्रेस के नेताओं ने पहली बार ब्रिटिश सरकार से मांग की थी कि भाई भारत को अधिराज्य का दर्जा या डोमिनियन स्टेट्स या पूर्ण औपनिवेशिक राज्य का दर्जा दिया जाए। लेकिन भारत का वाइसराय था लॉर्ड इरविन। लॉर्ड इरविन ने नेहरू रिपोर्ट को अस्वीकार कर दिया था, है ना। जब नेहरू रिपोर्ट अस्वीकार कर दी तब कांग्रेस के नेताओं ने 1929 में कांग्रेस का जो अधिवेशन लाहौर में हुआ था उसमें अपना लक्ष्य क्या बना लिया, पूर्ण स्वराज। भाई अब तो हमारा लक्ष्य भारत की पूर्ण स्वतंत्रता होगा, अर्थात अंग्रेजों भारत को छोड़कर चले जाओ। तो उसके आज वाला टॉपिक है साथियों, सविनय अवज्ञा आंदोलन। 1930 में गांधी जी द्वारा चलाया गया यह आंदोलन सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, सविनय अवज्ञा आंदोलन। अच्छा साथियों, गांधी जी को सत्याग्रह चलाने की जो प्रेरणा मिली थी वो किस से मिली थी, किस विद्वान से प्रभावित होकर के गांधी जी ने सत्याग्रह चलाने की प्रेरणा गांधी जी के मन में ऐसी आई थी। एक विदेशी विद्वान है हेनरी डेविड थोरो। हेनरी डेविड थोरो हेनरी डेविड थोरो, इसका एक निबंध था सिविल डिसोबीडियंस। इसके निबंध का क्या नाम था, सिविल डिसोबीडियंस। इसके निबंध का नाम था सिविल डिसोबीडियंस।
सविनय अवज्ञा, हिंदी में से क्या कहेंगे, सविनय अवज्ञा। हेनरी डेविड थोरो का निबंध है सिविल डिसोबीडियंस। तो इससे प्रभावित होकर गांधी जी को सत्याग्रह चलाने की प्रेरणा मिली थी। अब जैसा आपको मालूम है, गांधी जी के जो आंदोलन थे, सत्य, अहिंसा, सत्याग्रह, सविनय अवज्ञा, इन सब पर आधारित होते थे। गांधी जी के आंदोलन में हिंसा वगैरह नहीं हो सकती थी। यदि गांधी जी के आंदोलन में हिंसा हो जाती थी तो गांधी जी उस आंदोलन को वापस ले लेते थे। तो साथियों, आपको ध्यान रखना है, गांधी जी को सत्याग्रह या सविनय अवज्ञा आंदोलन चलाने की जो प्रेरणा मिली थी वो किससे मिली थी? हेनरी डेविड थोरो का निबंध है सिविल डिसोबीडियंस। इससे प्रेरित होकर गांधी जी को सत्याग्रह या सविनय अवज्ञा आंदोलन चलाने की प्रेरणा मिली। अच्छा देखो, शब्द से महसूस हो रहा है आपको सविनय अवज्ञा। सविनय अवज्ञा, हमें अंग्रेजों के कानूनों की क्या करनी है? अवज्ञा करनी है, बहिष्कार करना है। लेकिन किस तरह से? सविनय, विनय सहित हमें अंग्रेजों के कानूनों की अवज्ञा करनी है, लेकिन विनय सहित, अर्थात हमारे आंदोलन में हिंसा या मारकाट नहीं होगी। हम शांति पूर्वक अंग्रेजों के कानूनों का विरोध या बहिष्कार करेंगी। ये वाली बात थी। अच्छा, सविनय अवज्ञा आंदोलन गांधी जी ने चलाया था, तो सविनय अवज्ञा आंदोलन चलाने के पीछे कौन कौन सी बातें थी? जैसे आरएस मेंस में क्वेश्चन आ जाता है या फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड में क्वेश्चन आता है, भाई गांधी जी को सविनय अवज्ञा आंदोलन क्यों चलाना पड़ा? मतलब कोई तो बात होगी कि गांधी जी पूरे भारत में इतना बड़ा आंदोलन चला रहे हैं, कोई तो बात होगी। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन पहले अपन पढ़ेंगे आंदोलन उद्भव के कारण। आंदोलन के उद्भव के कारण, अर्थात गांधी जी को सविनय अवज्ञा आंदोलन क्यों चलाना पड़ा? कौन कौन सी बातें अंग्रेजों ने भारतीयों की मांगे अस्वीकार कर दी थी? भाई जब कुछ मांगे अस्वीकार की होंगी तभी तो गांधी जी को सविनय अवज्ञा आंदोलन चलाना पड़ा, अन्यथा गांधी जी को क्या पड़ी थी कि अंग्रेजों के खिलाफ सविनय अवज्ञा आंदोलन चलाते? तो कौन कौन सी बातें थी जिनके कारण गांधी जी को ब्रिटिश सरकार के खिलाफ सविनय अवज्ञा आंदोलन चलाना पड़ा? तो आंदोलन के उद्भव के कारण सबसे पहली बात है साइमन कमीशन का बहिष्कार। नंबर एक में क्या हो जाएगा? साइमन कमीशन का बहिष्कार। देखो 1927 में साइमन कमीशन का गठन हुआ था और साइमन कमीशन ये जो भारत में आया था, इस कमीशन का उद्देश्य क्या था कि भाई 1919 के अधिनियम की समीक्षा करना। साइमन कमीशन भारत क्यों आया था? 1919 के अधिनियम की समीक्षा करना। लेकिन साइमन कमीशन में जो टोटल 7 सदस्य थे, सभी 7 अंग्रेज थे, सभी 7 अंग्रेज थे। इसमें एक भी भारतीय सदस्य नहीं था। इसीलिए कांग्रेस के नेताओं ने और भारतीय नेताओं ने सोचा था, अरे भाई ये साइमन कमीशन में सभी 7 सदस्य अंग्रेज हैं, इसमें एक भी भारतीय नहीं है, तो ये भारत का क्या भला करेगा, ये भारत का हित क्यों सोचेगा, भारत के लिए अच्छी रिपोर्ट नहीं देगा। तो साइमन कमीशन का भी बहिष्कार किया था कांग्रेस के नेताओं ने। जब साइमन कमीशन का विरोध किया तो कंजर्वेटिव पार्टी के भारत सचिव थे लॉर्ड बर्किनहेड। लॉर्ड बर्किनहेड ने भारतीय नेताओं को चुनौती दी, भाई आप हमारे हर प्रस्ताव का
हर आयोग का विरोध करते हो। अच्छा, आप ऐसा करो, आप एक ऐसा आयोग बनाओ जो आप सब पार्टियों को मान्य हो। आप एक ऐसा संविधान बनाओ, आप एक ऐसा कानून बनाओ जो आप सभी दलों को मान्य हो। भारत में जितने भी राजनीतिक दल हैं, सभी दलों को, सभी दल उस कानून को स्वीकार करें। तो भारत सचिव ने कांग्रेस के नेताओं को चुनौती दी थी। इस चुनौती को देख करके कांग्रेस के नेताओं ने नेहरू रिपोर्ट प्रस्तुत की थी, लेकिन नेहरू रिपोर्ट को भी सरकार ने अस्वीकार कर दिया था। तो इसमें दूसरा पॉइंट हो जाएगा, इसमें दूसरा पॉइंट हो जाएगा, नेहरू रिपोर्ट लिखो, आप लिखो ये सब। हाँ, दूसरा दूसरा कारण क्या है? कांग्रेस के नेताओं ने नेहरू रिपोर्ट प्रस्तुत की, नेहरू रिपोर्ट को भी सरकार ने अस्वीकार कर दिया था। जब नेहरू रिपोर्ट को अस्वीकार कर दिया, क्योंकि नेहरू रिपोर्ट में क्या था, कांग्रेस के नेताओं ने नेहरू रिपोर्ट में भारत को अधिराज्य का दर्जा देने की मांग की थी, लेकिन सरकार ने भारत को अधिराज्य का दर्जा नहीं दिया था। इसीलिए फिर आगे क्या हो जाएगा, नंबर 3 में कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन 1929 में कांग्रेस का लक्ष्य पूर्ण स्वराज, कांग्रेस के नेताओं को यह प्रतिष्ठा का सवाल बना हुआ था। कांग्रेस के नेताओं ने 1929 में अपना लक्ष्य क्या बना लिया है, पूर्ण स्वराज। अपना लक्ष्य बना लिया है पूर्ण स्वराज। अब ये तो प्रतिष्ठा का प्रश्न बन गया ना भाई, हमारा लक्ष्य तो पूर्ण स्वराज है। इस कारण भी गांधी जी को सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ करना पड़ा। आगे वाला जैसे पॉइंट था, ब्रिटिश सरकार द्वारा भारत की जनता का शोषणपूर्ण रवैया, ब्रिटिश सरकार भारत की जनता का लगातार क्या है, शोषण करती आ रही है। इस कारण भी गांधी जी को सविनय अवज्ञा आंदोलन चलाने के लिए प्रेरित होना पड़ा। आगे गांधी जी को यह भी लग रहा था, भाई कहीं ऐसा न हो भारत में, क्योंकि 1925, 26, 28 इन वर्षों में भारत के क्रांतिकारियों ने कुछ ऐसी घटनाएं कर दी थी जिनके कारण गांधी जी को एक भय बना हुआ था, भाई कहीं ऐसा न हो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की जो बागडोर है वो क्रांतिकारियों के हाथ में चली जाए। गांधी जी को इस बात का भी डर था। भाई 9 अगस्त 1925 को काकोरी कांड हुआ था, है ना, अंग्रेजी खजाने को लूट लिया था। 9 अगस्त 1925 काकोरी कांड हुआ। इसके बाद 1926 में चंद्रशेखर आजाद ने अपनी पार्टी की स्थापना की और 1928 में
भगत सिंह ने सैंडर्स की हत्या कर दी, है ना, असेंबली पे बम कांड कर दिया। तो ये जो सब घटनाएं थी, इन घटनाओं को देख करके गांधी जी को लग रहा था भाई भारत में कोई बहुत ज्यादा हिंसात्मक आंदोलन ना हो जाए और स्थिति बहुत ज्यादा बिगड़ जाए। इस कारण से भी भाई ऐसा करें, कोई ऐसा आंदोलन चलाएं जिससे जो भारत की जनता है कांग्रेस के प्रमुख नेताओं की बातों को माने। तो आगे वाला पॉइंट इसमें हो जाएगा नंबर 5, गांधी जी को आशंका थी कि भारत में कोई हिंसात्मक आंदोलन ना हो जाए, क्योंकि चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, बटुकेश्वर दत्त, ये सब जो क्रांतिकारी थे, इनका उद्देश्य क्या था? ये बिना गोली की बात नहीं करते थे भाई, अंग्रेजों की हत्या करना। तो गांधी जी को इन सब से एक डर बना हुआ था भाई भारत में कोई हिंसात्मक घटना ज्यादा रूप ना ले ले, जिससे 1857 जैसी स्थिति पैदा हो जाए और हमारा जो सिस्टम चला रहा है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का, वो सब बिगड़ जाए, हमारा जो कराधारा है ना वो सब उस पर पानी फिर जाए। तो गांधी जी को उस भय के कारण गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन चलाया था। तो ये तो क्या थे उद्भव के कारण, भाई आंदोलन क्यों प्रारंभ करना पड़ा गांधी जी को। अब देखो बात आती है कि गांधी जी ने सरकार से 11 मांगे प्रस्तुत की थी सरकार के सामने, तो है ना 11 सूत्री मांगे गांधी जी ने सरकार के सामने 11 सूत्री मांगे प्रस्तुत की थी, भाई ये हमारी मांगे हैं। और फिर सरकार ने क्या किया, गांधी जी की ये 11 मांगे भी अस्वीकार कर दी। सरकार ने गांधी की 11 मांगे भी अस्वीकार कर दी। तो इसमें आगे वाला पॉइंट हो जाएगा नंबर 6, गांधी जी की 11 सूत्री मांगे सरकार द्वारा अस्वीकार किया जाना। भाई गांधी जी की 11 मांगे भी अस्वीकार कर दी सरकार ने। तब गांधी जी ने कहा कि भाई अब तो पानी सिर से ऊपर जा चुका है, अब तो हमें आंदोलन प्रारंभ करना ही पड़ेगा, क्योंकि 11 मांगे थी। इन 11 मांगों में गांधी जी ने भारत के समाज के सभी वर्गों की मांगों को शामिल किया था, चाहे व्यापारी वर्ग हो, चाहे किसान वर्ग हो, मजदूर वर्ग हो, है ना, चाहे पीड़ित वर्ग। तो गांधी जी की 11 सूत्री मांगों को भी सरकार ने क्या कर दिया, अस्वीकार कर दिया था। तब तो गांधी जी को भाई अब तो हमें आंदोलन प्रारंभ करना ही पड़ेगा। तो गांधी जी ने 31 जनवरी 1930 की बात है, 31 जनवरी 1930 की बात है। गांधी जी का एक अखबार था यंग इंडिया, गांधी जी का एक अखबार था यंग इंडिया। गांधी जी ने अपने अखबार यंग इंडिया में अपनी 11 मांगे प्रकाशित करवाई थी। भाई हम सरकार से ये 11 मांगों की क्या कर रहे हैं, डिमांड कर रहे हैं।
तो 31 जनवरी 1930 को गांधी जी ने अपने समाचार पत्र यंग इंडिया गांधी जी का समाचार पत्र था यंग इंडिया, है ना। ये 11 मांगे गांधी जी ने इस अखबार में प्रकाशित कराई थी। तो साथियों को ध्यान रखना है, गांधी जी ने अपनी 11 सूत्री मांगे गांधी जी ने अपने अखबार यंग इंडिया में प्रकाशित कराई थी, सरकार के सामने रखी थी। और इस समय भारत का वायसराय था लॉर्ड इरविन। लॉर्ड इरविन को मालूम पड़ा भाई गांधी जी की ये 11 मांगे। अब ये 11 मांगे कौन कौन सी थी? ये 11 मांगे कौन कौन सी थी? नंबर 1, कपड़ा उद्योग को संरक्षण प्रदान किया जाए। कपड़ा उद्योग को संरक्षण प्रदान किया जाए। नंबर 2, जहाजरानी उद्योग को संरक्षण प्रदान किया जाए। और नंबर 3, रुपए की विनिमय दर, रुपए की विनिमय दर एक सीलिंग 4 पेंस के बराबर होनी चाहिए। बहुत महत्वपूर्ण बात है साथियों। देखो, रुपए की जो एक्सचेंज वैल्यू है ना, रुपए की विनिमय दर एक सीलिंग 4 पेंस के बराबर होनी चाहिए। ब्रिटेन की मुद्रा है एक सीलिंग 4 पेंस। हमारा जो 1 रुपया है इसकी एक्सचेंज वैल्यू कितनी होनी चाहिए? एक सीलिंग 4 पेंस के बराबर होनी चाहिए। जैसे भाई अमेरिका का डॉलर है ना, अमेरिका का जो रुपया है डॉलर होता है। तो भारत का अभी वर्तमान में शायद 78 ऐसा चल रहा, भारत का 78 रुपया अमेरिका के $1 के बराबर है। तो गांधी जी ने कहा भाई हमारे रुपए की वैल्यू भी कुछ बढ़ाई जाए। आगे नंबर तीसरा था ये। नंबर 4, शराब की बिक्री पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया जाए। शराब की बिक्री पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया जाए। नंबर 5, CID अर्थात गुप्तचर विभाग, CID पर सार्वजनिक नियंत्रण होना चाहिए। आगे वाली मांग क्या थी? CID गुप्तचर विभाग, CID पर
सार्वजनिक नियंत्रण होना चाहिए। सीआईडी पर जन सामान्य का नियंत्रण होना चाहिए। नंबर 6, नंबर 6, भारतीयों को आत्मरक्षा के लिए भारतीयों को आत्मरक्षा के लिए हथियार रखने की अनुमति, हथियार रखने की अनुमति हथियार रखने की अनुमति दी जाए। भाई भारतीयों को भी लाइसेंस दिया जाए जिससे भारतीय भी कुछ ऐसे हथियार खरीद सके जो अपनी स्वयं की सुरक्षा कर सके, जो अपनी स्वयं की सुरक्षा कर सके। नंबर 7, राजनैतिक बंदियों की रिहाई की जाए, रिहाई की जाए। ऐसे लोग जो जेलों में बंद है, जिन्होंने कोई हिंसा नहीं की है, जिन्होंने कोई हिंसा नहीं की है, ऐसे लोगों को जेलों से रिहा किया जाए, ऐसे लोगों को जेलों से रिहा किया जाए। नंबर 8, सैनिक खर्च में 50% कटौती की जाए। सैनिक खर्च में 50% कमी की जाए। नंबर 9, किसानों से लिए जाने वाले भूमि कर में 50% कमी की जाए। नंबर 10, उच्च सेवाओं के कर्मचारियों उच्च सेवाओं के कर्मचारियों के वेतन में 50% कमी की जाए। देखो गांधी जी ने सब में भाई 50% कमी करो। आप सेना पर कितना ज्यादा खर्च करते हो। अंग्रेजों, भारत में आपने सेना को मजबूत बना रखा है, आप सेना पर इतना ज्यादा खर्च करते हो। अरे सेना पर जो खर्च कर रहे हो ये तो भारत की जनता का पैसा है ना, ये पैसा तो भारत की जनता पर खर्च होना चाहिए ना। तो आप सेना पर जो खर्च करते हो इसमें 50% कमी करो भाई, इतना पैसा सेना पर खर्च नहीं होना चाहिए। आगे, किसानों से लिए जाने वाले भूमि कर में, किसानों से जो भूमि कर लिया जाता है भाई उसमें भी 50% की कमी करो।
किसानों की हालत वैसे ही दयनीय है, तो सैनिक खर्च में भी 50% की कमी की मांग की, किसानों के भूमि कर में भी 50% की कमी की मांग की। आगे है उच्च सेवाओं में जो बड़े बड़े अधिकारी थे, आईएएस, आईपीएस, आरएस, इस तरह से जो सिविल सेवक थे ना बड़े बड़े उच्च लेवल पर, भाई उनको तो बहुत ज्यादा वेतन मिलता है ना, उनको बड़े बड़े बंगले शान शौकत से रहते हैं ना, वो तो भाई एक बहुत उच्च लेवल का अधिकारी है, आईएएस अधिकारी है, ब्रिटिश पीरियड की बात कर रहे हैं, उसके सुरक्षा में कितने लोग लगे रहते थे, उसको शानदार बंगला गाड़ी सब कुछ मिलता था। जो उच्च लेवल के अधिकारी कर्मचारी हैं भाई, उनके वेतन में भी 50% कमी करो भाई, जनता का पैसा है, जनता के ऊपर खर्च होना चाहिए। गांधी जी की ये मांगे थी। अब नंबर 11, 11वीं मांग कौन सी थी गांधी जी की? बहुत महत्वपूर्ण मांग थी। गांधी जी ने, भाई अंग्रेजों, आप जो नमक कर लेते हो, नमक खाने वाला नमक, इस नमक पर जो कर लेते हो, नमक कर समाप्त किया जाए और जनता को आवश्यक रूप से नमक बनाने की अनुमति दी जाए। तो आगे नंबर 11वां पॉइंट था, नमक कर समाप्त किया जाए। और जनता को नमक बनाने की अनुमति, जनता को नमक बनाने की अनुमति दी जाए। भाई नमक कितनी आवश्यक चीज है, नमक के बिना तो कोई नहीं रह सकता। आप अंग्रेजों नमक पर भी टैक्स लगा रहे हो। चलो ठीक है, समुद्र के किनारे जो लोग रहते हैं, जो जनता रहती है, बहुत कम खर्च पर वो अपने खेतों में समुद्र का पानी भर के वो नमक तैयार कर लेती है, नमक बेचकर वो अपना पालन पोषण करती है। आप उस नमक पर भी टैक्स लगाते हो। भाई ये नमक कर है ना, इसको समाप्त किया जाए और जनता को नमक बनाने का अधिकार दिया जाए। समुद्र के किनारे वाले क्षेत्रों में जो जनता रह रही है भाई, वो जनता अपने पालन पोषण के लिए, व्यापार करने के लिए नमक बना सकती है। तो गांधी जी की ये 11 मांगे थी, 11 सूत्री मांगे। गांधी जी ने कौन से अखबार में प्रस्तुत की थी? यंग इंडिया में ना, यंग इंडिया गांधी जी का अखबार था, इसमें 11 मांगे अस्वीकार की। और गांधी जी ने इन 11 मांगों को भारत के वायसराय लॉर्ड इरविन के पास भेजा, लेकिन इरविन ने क्या किया? भारत का वायसराय लॉर्ड इरविन ने 11 मांगों को अस्वीकार कर दिया था। 11 मांगों को ही अस्वीकार कर दिया, भाई गांधी जी हम आपकी इन 11 मांगों को नहीं मानते। जब गांधी जी की 11 मांगों को अस्वीकार कर दिया ना, तब गांधी जी ने मालूम है क्या स्टेटमेंट दिया था? सरकार के लिए क्या स्टेटमेंट दिया? मैंने रोटी मांगी थी लेकिन मुझे पत्थर मिला। क्वेश्चन आ चुका है, मैंने रोटी मांगी थी लेकिन मुझे पत्थर मिला। तो इसके आगे है, गांधी जी ने ग्यारह सूत्री मांगे भारत के वायसराय लॉर्ड इरविन, लॉर्ड इरविन लॉर्ड इरविन के सामने
प्रस्तुत की थी, प्रस्तुत की थी, लेकिन इरविन ने इन मांगों को अस्वीकार कर दिया था। इरविन ने क्या, इन मांगों को ही अस्वीकार कर दिया भाई, है ना। जब गांधी जी की इन मांगों को अस्वीकार कर दिया ना, तब गांधी जी ने क्या कहा, मैंने रोटी मांगी थी, मुझे पत्थर मिला। इंतजार की घड़ियां समाप्त हुई भाई। तब गांधी जी ने कहा था, तब गांधी जी ने कहा, मैंने रोटी मांगी थी, मैंने रोटी मांगी थी, लेकिन मुझे पत्थर मिला। इंतजार की घड़ियां समाप्त हुई। साथियों, बात समझ में आ रही होगी भाई। मैंने तो केवल एक रोटी मांगने का प्रयास किया था, लेकिन सरकार ने उसे भी अस्वीकार कर दिया। भाई, अब हमें सरकार का कोई इंतजार नहीं करना है। इंतजार की घड़ियां समाप्त हुई भाई। अब तो हमें सविनय अवज्ञा आंदोलन चलाना ही पड़ेगा। तब गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ किया। तो देखो, सविनय अवज्ञा आंदोलन के अंतर्गत ही गांधी जी का आता है दांडी मार्च। जब 11 मांगे अस्वीकार कर दी, तब गांधी जी ने दांडी मार्च किया था। दांडी मार्च। दांडी मार्च या दांडी यात्रा, दांडी मार्च या दांडी यात्रा, गांधी जी ने देखो ये किस तारीख को प्रारंभ की थी, 12 मार्च 1930। 12 मार्च 1930 दांडी मार्च या दांडी यात्रा। गांधी जी का आश्रम था साबरमती आश्रम। अहमदाबाद में गांधी जी का आश्रम था साबरमती आश्रम। ये गांधी जी का साबरमती आश्रम है। ये कहां पर है? अहमदाबाद में। अहमदाबाद में साबरमती नदी के किनारे गांधी जी ने 1916 में, 25 मई 1916 को गांधी जी ने अपना साबरमती आश्रम बनाया था। अब गांधी जी ने ये जो दांडी यात्रा थी, दांडी मार्च था, अपने साबरमती आश्रम से प्रारंभ किया था। अब गांधी जी को कहां पहुंचना है? दांडी। गांधी जी को पहुंचना है यहां पर, दांडी पहुंचना है। ये जो दांडी नामक स्थान है, भारत में कहां पर है? गुजरात में समुद्र के किनारे एक जिला है नौसारी। नौसारी जिले में दांडी नामक स्थान है। ये कहां पर है? गुजरात में नौसारी जिला। ये कहां पर है? गुजरात।
दांडी नामक स्थान गुजरात में एक जिला है नौसारी, यहां पर समुद्र के किनारे एक स्थान था दांडी, यहां पर नमक बनाने का एक केंद्र था। गांधी जी को साबरमती आश्रम से दांडी पहुंचना, दांडी पहुंचकर यहां पर अंग्रेजों के नमक कानून को तोड़ना था। तो गांधी जी ने 12 मार्च 1930 को 12 मार्च 1930 को गांधी जी चले हैं यहां से आश्रम से। जब गांधी जी ने दांडी मार्च प्रारंभ किया था तो गांधी जी के साथ में गांधी जी के कितने अनुयायी गांधी के साथ चले थे? साथियों ध्यान रखना 78 अनुयायी गांधी जी अपने आश्रम से चले। तो गांधी जी के साथ 78 लोग और थे। आश्रम से गांधी जी के साथ 78 अनुयायी और चले गांधी जी के साथ, और गांधी जी ने अपना आश्रम छोड़ा। गांधी जी ने जैसे ही अपना आश्रम छोड़ा तो गांधी जी ने प्रतिज्ञा की थी, जब तक भारत को स्वराज नहीं मिल जाएगा मैं अपने साबरमती आश्रम में वापस नहीं आऊंगा। गांधी जी ने यह बहुत बड़ी प्रतिज्ञा कर दी। गांधी जी ने अपने लिए आश्रम बनाया था, लेकिन गांधी जी ने क्या कहा, भाई जब तक पूर्ण स्वराज नहीं मिल जाएगा भारत को तब तक मैं अपने आश्रम में वापस नहीं आऊंगा। तो ये बात अपन लिख लेंगे। हाँ, 78 कार्यकर्ता यहां से आश्रम से निकले हैं। अब गांधी जी ने गांधी जी यहां दांडी पहुंचे 5 अप्रैल 1930 को। गांधी जी दांडी कब पहुंचे? 5 अप्रैल 1930 को गांधी दांडी पहुंचे। लेकिन गांधी जी ने जो दूरी तय की है, क्वेश्चन आ चुका है भाई, गांधी जी ने दांडी मार्च में जो पैदल यात्रा की थी वो कितनी दूरी की पैदल यात्रा थी? कितनी दूरी की पैदल यात्रा थी? क्वेश्चन पूछा जा चुका है। 240 मील। साथियों ध्यान रखना, 240 मील की दूरी तय की है गांधी जी ने। साबरमती आश्रम से दांडी तक गांधी जी ने 240 मील की दूरी तय की। हाँ, गांधी जी पैदल चलते थे, पैदल यात्रा थी। भाई ऐसा तो है नहीं गांधी रात को भी चलते होंगे। बीच में गांधी जी जिस गांव से पहले से ही लोग तैयार रहते थे, भाई गांधी जी इस रास्ते से आएंगे, हमें गांधी जी का स्वागत करना है। अभी वर्तमान में भी तुलना करें, अगर देश का प्रधानमंत्री आ रहा है, यदि देश का प्रधानमंत्री पैदल यात्रा करे तो भाई गांव के लोग तो वैसे भी उसकी रैली में शामिल हो जाएंगे, है ना। दिल्ली से मान लो थोड़े से 100 लोग चलें, लेकिन जयपुर तक आते आते तो लाखों की भीड़ हो जाएगी ना। तो गांधी जी को भी जैसे अपने आश्रम से चले तो दांडी पहुंचते पहुंचते जहां जहां भी गांधी जी रुकते थे वहां की जनता गांधी जी के साथ शामिल हो जाती थी। तो दांडी पहुंचते पहुंचते लाखों की भीड़ थी गांधी जी के साथ। तो गांधी जी 5 अप्रैल 1930 को दांडी पहुंचे। और इसमें बहुत ही अच्छा क्वेश्चन ये भी बनता है कि गांधी जी को आश्रम से दांडी पहुंचने में कितने दिन लगे थे? कितने दिन लगे थे? 24 दिन। साथियों आपको ध्यान रखना है, 24 दिन गांधी जी ने ये दूरी कितने दिन में तय की? 24 दिन में तय की थी। अब गांधी जी ने अंग्रेजों का नमक कानून किस तारीख को तोड़ा था? 6 अप्रैल 1930। आगे लिखना है 6 अप्रैल 1930 को गांधी जी ने दांडी पहुंचकर
डांडी पहुंचकर एक मुट्ठी नमक उठाकर, एक मुट्ठी नमक उठाकर अंग्रेजों के नमक कानून को तोड़ा था। तो साथियों आपको ध्यान रखना है, गांधी जी ने नमक कानून किस तारीख को तोड़ा? 6 अप्रैल 1930। बहुत ही मोस्ट क्वेश्चन है, गांधी जी ने नमक कानून किस तारीख को तोड़ा है? 6 अप्रैल 1930। गांधी जी 5 अप्रैल 1930 को डांडी पहुंच गए, लेकिन 6 अप्रैल 1930 को गांधी ने नमक कानून को तोड़ा था, नमक कानून को तोड़ा था। तो बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है, इससे निश्चित रूप से क्वेश्चन अधिकतर पूछा जाता है। डांडी मार्च किस तारीख को प्रारंभ हुआ है? 12 मार्च 1930। गांधी जी ने अपने साबरमती आश्रम से किस तारीख को यात्रा प्रारंभ की? 12 मार्च 1930 को यात्रा प्रारंभ की। गांधी जी के साथ आश्रम से कितने अनुयायी निकले हैं? 78 अनुयायी निकले गांधी के साथ। अब गांधी जी की पैदल यात्रा थी, इस पैदल यात्रा को गांधी जी ने कितने दिन में तय किया था? 24 दिन। 24 दिन में तय किया। गांधी जी को कितना पैदल चलना पड़ा? 240 मील। 240 मील गांधी जी को पैदल चलना पड़ा। तो इस पर पूछ लेता है भाई, 24 दिन लगे, 240 मील की दूरी थी, गांधी के साथ कितने? 78 अनुयायी थे। 5 अप्रैल 1930 को गांधी डांडी पहुंचे। डांडी कहां पर है? गुजरात में नवसारी जिले में समुद्र के किनारे है डांडी। 6 अप्रैल 1930 को गांधी जी ने एक मुट्ठी नमक उठाकर अंग्रेजों के नमक कानून को तोड़ा। भाई अंग्रेजों, अब भारत की जनता आपको नमक पर टैक्स नहीं देगी। भाई नमक के बिना तो कोई रह नहीं सकता, नमक जैसी आवश्यक चीज पर भी आप अंग्रेजों टैक्स ले रहे हो। कितनी सस्ती चीज है भाई, आप अंग्रेजों इस पर भी टैक्स ले रहे हो, ये तो बहुत बड़ा अन्याय है। इसी वजह से सविनय अवज्ञा आंदोलन का जो अन्य नाम है वो नमक आंदोलन के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि गांधी जी ने नमक को ही प्रामाणिक रूप से स्वीकार किया था। तो आगे इस आंदोलन का अन्य नाम, इस आंदोलन का अन्य नाम नमक आंदोलन भी था। नमक आंदोलन भी था। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन को ही नमक आंदोलन के नाम से जाना जाता है। सविनय अवज्ञा आंदोलन को ही नमक आंदोलन के नाम से जाना जाता है। तो प्यारे साथियों, जैसा कि गांधी जी ने डांडी मार्च किया था, डांडी मार्च की तुलना कांग्रेस के एक नेता ने, फ्रांस का शासक था नेपोलियन ने इल्वा से पेरिस तक की यात्रा की थी। तो सुभाष चंद्र बोस ने गांधी जी के डांडी मार्च की तुलना नेपोलियन की इल्वा से पेरिस तक की यात्रा से की थी। आगे बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। सुभाष चंद्र बोस ने
गांधी जी के दांडी मार्च की तुलना गांधी जी के दांडी मार्च की तुलना नेपोलियन की इल्वा से पेरिस बहुत ही मोस्ट क्वेश्चन है साथियों। सुभाष चंद्र बोस सुभाष चंद्र बोस ने दांडी मार्च की तुलना फ्रांस के शासक नेपोलियन की इल्वा से पेरिस तक की यात्रा से की थी। तो गांधी जी ने जैसे ही नमक कानून तोड़ा, तब गांधी जी ने पूरे देश के नेताओं से कहा था, बड़े बड़े नेताओं से कहा था, भाई जो नेता जिस राज्य में है वहीं से सविनय अवज्ञा आंदोलन को चलाएगा। तो ये जो सविनय अवज्ञा आंदोलन है, भारत के भिन्न भिन्न प्रांतों में भिन्न भिन्न नेताओं के द्वारा चलाया गया था। तो इस पर भी क्वेश्चन आ जाता है, जैसा कि अपन आगे पढ़ेंगे। आंदोलन का विस्तार मतलब आंदोलन किस किस राज्य में किस किस नेता के द्वारा चलाया गया था। तो आगे इसी में सविनय अवज्ञा आंदोलन में है आंदोलन का विस्तार। आंदोलन का विस्तार, जैसा कि देखो आंदोलन अपन बात करें उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत, उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत वर्तमान में ये क्षेत्र पाकिस्तान में है, क्योंकि 1947 से पहले भारत और पाकिस्तान एक ही था। तो उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत ये क्षेत्र पाकिस्तान में पड़ता था। यहाँ के मुख्य नेता थे खान अब्दुल गफ्फार खां। तो सबसे पहला जो विस्तार में सबसे पहला है उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत। ये क्षेत्र पाकिस्तान में पड़ता है। यहां के प्रमुख नेता थे खान अब्दुल गफ्फार खां। यहाँ के प्रमुख नेता कौन थे? खान अब्दुल गफ्फार खां। इनका नाम है भाई सीमांत गांधी। सीमांत गांधी, सीमांत गांधी इनकी उपाधि है। इनका वास्तविक नाम क्या है? खान अब्दुल गफ्फार खां। सीमांत गांधी या फ्रंटियर गांधी, फ्रंटियर गांधी। ध्यान रखना साथियों, ये क्वेश्चन आ चुका है। फ्रंटियर गांधी के नाम से किसे जाना जाता है? अंग्रेजी में पूछ लिया उसने, अधिकतर जानते होंगे भाई। खान अब्दुल गफ्फार का कोई सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है, लेकिन क्वेश्चन कैसे पूछा था? फ्रंटियर गांधी के नाम से निम्न में से किसे जाना जाता है? खान अब्दुल गफ्फार खां को जाना जाता है। अब देखो, सीमांत गांधी का एक राजनीतिक दल था। इनके दल का नाम था खुदाई खिदमतगार। खुदाई खिदमतगार।
इसी पार्टी का अन्य नाम था लाल कुर्ती दल। लाल कुर्ती दल खुदाई खिदमतगार का ही अन्य नाम है लाल कुर्ती दल। पूछा जा चुका है क्वेश्चन, लाल कुर्ती दल किसका था? खान अब्दुल गफ्फार खां का था। तो सीमांत गांधी ने अपने इस दल के द्वारा गांधी जी का सविनय अवज्ञा आंदोलन कहां पर चलाया था? पाकिस्तान में उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत में चलाया था। तो साथियों, अगर क्वेश्चन आ जाए भाई सविनय अवज्ञा आंदोलन उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत में किसने चलाया था? खान अब्दुल गफ्फार खां या सीमांत गांधी या फ्रंटियर गांधी ने चलाया था। आगे ये आंदोलन कहां पर चला? नंबर दूसरा है नागालैंड। साथियों, यहां पर बहुत ही विचित्र बात है, यहां पर 13 वर्ष की 13 वर्ष की नागा जनजाति की एक लड़की थी जिसका नाम था गिडलू। इसका नाम क्या है? गाडिल्यू। नागालैंड में 13 वर्ष की नागा जनजाति की गाडिल्यू एक लड़की है। इसने गांधी जी के सविनय अवज्ञा आंदोलन को चलाया था, नमक कानून को तोड़ा था, वन सत्याग्रह भी चलाया था, क्योंकि जनजाति के लोग थे, वनों पर डिपेंड रहते थे। वनों को काटकर ये लोग क्या है, लकड़ी बेचकर अपना पालन पोषण करते थे। अंग्रेजों ने वनों को काटने पर प्रतिबंध लगा दिया था, तो गिडलू को भी मौका मिल गया, भाई हम भी गांधी जी के सविनय अवज्ञा आंदोलन में शामिल हो जाएं और ब्रिटिश सरकार की नीतियों का विरोध करें, बहिष्कार करें। तो नागालैंड में किसने नेतृत्व किया है? गिडलू ने नेतृत्व किया है। सरकार ने इसे देखो 1930 में इसे गिरफ्तार कर लिया। 1930 में इसे गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार करके जेल भेज दिया। अब देखो इसे कब छोड़ा गया, बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। 15 अगस्त 1947 को जब भारत स्वतंत्र हुआ तो जवाहरलाल नेहरू ने गिडलू को जेल से रिहा किया था, और जवाहरलाल नेहरू ने गिडलू को रानी की उपाधि दी थी। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, रानी की उपाधि दी थी। तो 1930 में इसे गिरफ्तार कर लिया गया। जवाहरलाल नेहरू ने 1947 में इसे जेल से रिहा किया था, जेल से रिहा किया था, और जवाहरलाल नेहरू ने इसे भाई रानी की उपाधि दी थी। और नेहरू ने रानी की उपाधि दी थी। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। गिडलू को रानी की उपाधि किसने दी? जवाहरलाल नेहरू ने दी थी।
तो साथियों आज इतना ही, बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक था जो कि आपके लिए बहुत अच्छा सिद्ध होगा। कोई भी क्वेश्चन इससे बाहर नहीं जाएगा, इतना डीप यहाँ पर चल रहा है, जो कि ऑथेंटिक किताब है दिल्ली विश्वविद्यालय की। तो आगे इसका जो आधा पार्ट है वो अपन कल करें। थैंक यू।